बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स और स्टेप्स टेकन टू अचीव पर्टिकुलर एंड। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स और स्टेप टेकन टू अचीव द पर्टिकुलर एंड। तो थर्मोडायनेमिक्स में 4 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं: आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस को देख लेते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा कि नाम से जाहिर है, आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर, यानी इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल टेम्परेचर T1 विल बी इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर T2, यानी T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू 0, यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 0। तो बायोल्स लॉ भी आइसोथर्मल कंडीशंस के दौरान वैलिड था। बायोल्स लॉ में प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरिएबल्स होते थे, जबकि टेम्परेचर इधर कांस्टेंट होता था। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व ड्रा करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम आएगा, चूँकि वॉल्यूम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर आएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस तरह का पैराबोलिक कर्व बनेगा। इस कर्व को कहेंगे आइसोथर्मल, क्योंकि इस सारे कर्व के दौरान टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मेनली 2 किस्म के होते हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो हम एक सिस्टम मान लेते हैं जिसमें हमने सिलेंडर के अंदर गैस को भरा है, और चूँकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो हम इस गैस का एक्सपेंशन करेंगे। गैस का इनिशियल वॉल्यूम ये था, इसको जब एक्सपेंड किया तो इसका फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। दिस इज़ द इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज़ द फाइनल वॉल्यूम। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं तो कूलिंग होती है। तो एक्सपेंशन इज़ द कूलिंग फिनोमिना। तो जब सिस्टम की कूलिंग होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। कूलिंग होगी यानी टेम्परेचर कम होगा, तो सिस्टम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए, चूँकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो सिस्टम ने अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए क्या करेगा? सिस्टम बाहर से हीट लेगा। तो हीट रिजर्वायर से या फिर सराउंडिंग से सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा इस केस में। जबकि दूसरे केस में आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा? सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा। ये अगर सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम था तो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा। जैसे ही हम सिस्टम का वॉल्यूम कम करते हैं तो सिस्टम हीट अप हो जाता है, यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिस्टम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए अपनी हीट सराउंडिंग में डेसिपेट करेगा। तो अपनी हीट हॉट रिजर्वायर को देगा या सराउंडिंग में अपनी हीट को डेसिपेट करेगा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। सो इन दिस केस हीट जो है सिस्टम सराउंडिंग में डेसिपेट करेगा। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट गिवन टू द सिस्टम will be equal to work done by the system and increase in the internal energy of the system। अब internal energy को कुछ जगहों पे डेल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ किताबों में इसको डेल ई से लिखा जाता है। तो सिस्टम को जो हीट दी जाएगी वो सिस्टम से वर्क करवाएगी या फिर सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कराएगी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है NCV डेल टी के। तो चूँकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये सारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो जो सिस्टम को हीट दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से वर्क करवाएगी।
तो इस केस के लिए हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम इन दोनों किस्म के प्रोसेसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क देख लेते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व ड्रा करेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस के ऊपर वर्क किया है, और उस वर्क और सिस्टम ने जब वर्क किया है तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी ज़ाया की है। तो अपनी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम बाहर से हीट लेगा। तो इस केस में हीट गिवन टू द सिस्टम will be equal to the work done by the system। और इधर सेकेंड केस में आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सिस्टम ने हीट दी है, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम जो होती है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो सिस्टम ने हीट दी है और सिस्टम ने काम किया है। तो सिस्टम अगर कोई हीट देगा या काम करेगा तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा या सिस्टम को हीट दी जाएगी तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है या सराउंडिंग के ऊपर कोई वर्क करता है तो इनको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम करती है या सिस्टम को हीट देती है तो इनको फिर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे मेन फ़र्क आ जाता है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में तो साइन कन्वेंशन इस तरह है, अगर सिस्टम कोई काम करेगा या हीट देगा सराउंडिंग को तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, या और अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कोई काम करेगी या सिस्टम को हीट देगी तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ये वाला साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जबकि फ़िज़िक्स में इसके उलट होता है। फ़िज़िक्स में अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा या सराउंडिंग पे काम करेगा तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पे को हीट देगी या वर्क करेगी तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ये डिफरेंस ऑफ साइन इस वजह से है कि केमिस्ट्री में हमारा इंटरेस्ट कभी भी इस बात में नहीं होता कि सिस्टम हमें हीट दे या हमारे लिए कोई काम करे, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारा इंटरेस्ट सिस्टम से काम लेने में या सिस्टम से हीट लेने में नहीं होता, बल्कि अगर सिस्टम अपनी एनर्जी ज़ाया करके हमें कोई काम दे रहा है तो वो अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा तो वो हमारे सिस्टम के फेवर में नहीं होगा, इसलिए उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। लेकिन फ़िज़िक्स में हमारा कंसर्न होता है कि कोई मशीन या कोई सिस्टम हमारे लिए काम करे, तो वो जो काम करेगा या जो हीट देगा हमें वो हमारे फ़ायदे में होगा, तो उस चीज़ को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये साइन कन्वेंशन समझ आ गया होगा फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम एडियाबैटिक प्रोसेस देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान किसी किस्म का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, और ये तभी पॉसिबल होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग कम्प्लीटली एक दूसरे से इंसुलेट हुए होंगे। दिस process is possible when the system is completely insulated from the surrounding। फॉर एग्जाम्पल ये इधर सिस्टम है हमारे पास, सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरी हुई है और सिलेंडर के ऊपर मूवेबल पिस्टन है। अब ये सिलेंडर की वाल्स और इसके ऊपर जो पिस्टन है ये इंसुलेटर है, तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकेगा, यानी सिस्टम अपना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिलेंडर की जो वाल्स हैं ये इंसुलेटर हैं। एडियाबैटिक की प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस आ जाता है। इसी तरह रिफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो कि रिफ्रिजरेशन में एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ रिफ्रिजरेंट गैसेस होते हैं। रिफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर होता है और एक एक्सपेंशन वाल्व होता है। कंप्रेसर में गैसेस कंप्रेस होती हैं, जबकि एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपैंड होती हैं, और ये ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बिल्कुल
पैराबोलिक कर्व ही बनेगी जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बनती है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि एडायाबैटिक प्रोसेस की जो पैराबोला है उसकी स्लोप ज़्यादा होगी आइसोथर्मल प्रोसेस के मुकाबले में। तो अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडायाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। हम अभी आइसोथर्मल और एडायाबैटिक प्रोसेस का कंपैरिजन देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडायाबैटिक प्रोसेस का कंपैरिजन किया गया है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस An isothermal process is a thermodynamic process that occurs under the constant temperature. यानी isothermal process में temperature constant रहता है, del T will be equal to 0. Change in temperature will be 0. Adiabatic process क्या है? Adiabatic process is a thermodynamic process that occurs without any heat transfer between a system and its surrounding. Adiabatic process में system और surrounding के दरमियान किसी किस्म का कोई heat exchange नहीं होता। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैन बी ऑब्जर्व्ड। हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग पॉसिबल होता है। देयर इज नो हीट ट्रांसफर। आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसा कि नाम से जाहिर है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जबकि एडायाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज करेगा। Work done is due to the change in the net heat content of the system and surrounding. Isothermal process में सिस्टम अगर कोई काम करेगा तो वो सिस्टम की एनर्जी के एक्सपेंस पे नहीं होगा, बल्कि अगर सिस्टम अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा है किसी भी काम करने में तो सिस्टम वापस से वो एनर्जी सराउंडिंग से ले लेगा। लेकिन एडायाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम जो काम करता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से करता है और वो फिर सिस्टम सराउंडिंग से हीट नहीं ले सकता। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एडायाबैटिक प्रोसेस। अब इसको समझने के लिए हमें प्रेशर वॉल्यूम कर्व को देखना पड़ेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व में अगर आप देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पैराबोला है उसकी स्लोप थोड़ी कम है, जबकि एडायाबैटिक प्रोसेस के पैराबोला की स्लोप ज़्यादा है। अगर आप नोट करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है तो वो ज़्यादा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर के चेंज की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है, जबकि एडायाबैटिक प्रोसेस में स्मॉल चेंज इन प्रेशर से स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात है प्रेशर वॉल्यूम कर्व में जो कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की जो कर्व है इसके नीचे अगर आप एरिया देखेंगे तो ये ज़्यादा होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व के नीचे एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी ग्रेटर। जबकि दूसरी तरफ एडायाबैटिक प्रोसेस की कर्व नीचे है तो इसका एरिया भी कम है, तो एडायाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन विल बी लेस। In isothermal process, heat is given by the surrounding for the work done. ये सेम वही बात। और आइसोथर्मल प्रोसेस की जो कर्व है वो लेस स्टीप है एज कम्पेयर टू द एडायाबैटिक प्रोसेस। एडायाबैटिक प्रोसेस कर्व इज स्टीपर, hence the magnitude of work done under adiabatic process is less as compared to the isothermal process. तो उम्मीद है आप लोगों को आइसोथर्मल और एडायाबैटिक प्रोसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन दोनों प्रोसेस के दरमियान जो कंपैरिजन है वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो प्रोसेस आ जाता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसो मीन सेम एंड कोरिक मीन वॉल्यूम। तो देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस को हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे शो करें तो इस किस्म का ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम है, जबकि प्रेशर जो है जब सिस्टम पॉइंट 1 पे है तो इसका प्रेशर P1 है, जबकि अगर सिस्टम पॉइंट 2 पे चला जाएगा तो अगर आप प्रेशर वॉल्यूम कर्व देखें तो इसमें वॉल्यूम जो है वो सेम है, जबकि इनिशियल पॉइंट पे सिस्टम का जो प्रेशर है वो P1 है और फाइनल
स्टेट में सिस्टम का प्रेशर P2 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में इधर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा जबकि प्रेशर ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है। अगर हम वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस देखेंगे तो वर्क का फार्मूला होता है, केमिस्ट्री में जो वर्क होता है उसका फार्मूला होता है प्रेशर एंड चेंज इन द वॉल्यूम P डेल V। जैसे फिजिक्स में होता है F/dx। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो उसको हम वर्क कहेंगे। बिल्कुल सेम केमिस्ट्री में जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और चेंज इन वॉल्यूम होगा किसी भी सिस्टम का तो उसको हम वर्क कहेंगे। तो वर्क डन का फार्मूला होता है P/del V। तो अगर del V ज़ीरो है तो वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क नहीं होता। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोकोरिक प्रोसेस को अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट गिवन टू द सिस्टम विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो Q बराबर हो जाएगा डेल E। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम ज़ीरो है तो जो सिस्टम को हीट दी जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस में वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है और इसका वॉल्यूम फिक्स है। ये पिस्टन जो है ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये हिल नहीं रहा, जो कि सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा और सिस्टम के अंदर इधर गैस है। अगर हम सिस्टम को हीट अप करेंगे तो क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अब चूँकि सिस्टम जो है वर्क नहीं कर सकता, इस सिस्टम अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं कर सकता, तो सिस्टम यानी वर्क नहीं कर सकता। तो उस केस में जो बाहर से हीट दी गई है या एनर्जी दी गई है उसने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है, बल्कि सिस्टम से काम नहीं करवाया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो हीट दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करवाएगी। So change in internal energy will be equal to the heat transfer या heat given to the system। इसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है चौथा, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम एंड बेरिक मीन प्रेशर। आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इन दिस प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे अगर देखें तो प्रेशर जो है सिस्टम का कांस्टेंट है जो कि ये है, और सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इनिशियल स्टेट में सिस्टम का वॉल्यूम VI था जबकि फाइनल स्टेट में सिस्टम का वॉल्यूम VF हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करेंगे P/del V से। P इज द प्रेशर, del V इज द चेंज इन वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का ये वॉल्यूम है कुछ, इसको हम VI से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सिस्टम के अंदर इधर गैस है। अगर हम सिस्टम को हीट अप करेंगे तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये रैंडमली मूव करेंगे और जो इस कंटेनर है इसकी वाल्स के साथ टकराएंगे। तो प्रेशर ऑफ दिस केस विल बी ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वाल ऑफ द कंटेनर। तो चूँकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो अब सिस्टम ने चूँकि अपना प्रेशर कांस्टेंट रखना है, भले ही वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़े सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम अपना इंक्रीज कर लेगा, इधर VI वॉल्यूम था तो VF हो जाएगा और सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के 4 टाइप ऑफ प्रोसेसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।